रुपए लगेगा। आज आपने देखा, ये तो विधायकों का डर है। जब हमारे देश में रोजगार खत्म हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और किसानों की स्थिति आप देख रही हैं, तो ये सारे लोग जब डरे हुए हैं तो फिर विधायक को डरना लाजमी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग लूटने वाले लोग हैं, ये किसी को सम्मान देने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह की सरकार, मोदी की सरकार, ये किसी भी सरकार और किसी भी स्तर पर जा करके ये दंड फंद छंद कर करके विधायकों के खरीद फरोख्त में इसका पहला विश्वास होता है। तो इसलिए इनसे डरना तो चाहिए भी और डर होना भी चाहिए, क्योंकि ये तानाशाह की सरकार, बादशाह की सरकार है, ये कोई लोकतंत्र के बचाने वाले लोग नहीं है। ठीक है भुवन जी, बात अगर हम मैनपुरी और बाकी अन्य सीटों की कर लें तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी है, खुश भी है और खुशी बनती भी है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं। भूपेंद्र पटेल करीब 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गुजरात में अब जितने मार्जिन से आगे चल रहे हैं वो धीरे धीरे नतीजे भी आने लगे हैं। रिवाबा जडेजा करीब 20,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा हार्दिक पटेल करीब 20,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में हार्दिक पटेल थोड़े पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब फासला काफी ज्यादा हो चुका है। अल्पेश ठाकुर 13,000 वोटों से आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर्ष संघवी करीब 60,000 वोटों से आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, जिन जिन सीटों पर इस वक्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, भूपेंद्र पटेल 80,000, देखिए काफी बड़ा मार्जिन यहां पर नजर आ रहा है। कुछ 100 वोट्स नहीं बल्कि कई कई हजारों का यहां पर फासला नजर आ रहा है। अब लग रहा है जिसको भेदना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा। भुवन जी, आप ही से सवाल किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है जिस तरह से जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि इस बार कड़ी चुनौती है, टफ फाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने खेमे अपने गढ़ को बचा पाने में कामयाब रही समाजवादी पार्टी। देखिए रेशु जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे हमारी आपकी बहस में मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला। मैं पहले दिन से आश्वस्त था कि माननीय डिम्पल यादव जी इतिहास बनाने जा रहे हैं, और ऐसा आज के परिणाम में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो टोटल चुनाव है, इसके परिणाम को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का और पुलिस के उत्पीड़न का जवाब यहाँ के मतदाताओं ने दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैनपुरी, खतौली और रामपुर की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि वो मजबूती से समाजवादी पार्टी और हमारे गठबंधन के साथ खड़े रहे। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ने का काम हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे भी करते रहेंगे। चलिए, तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार, तस्वीरों को भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है आज, क्योंकि जीत को लेकर, जश्न को लेकर तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में जब भी कोई पर्व होता है तो किस तरह की खुशी देखने को मिलती है। गुजरात से तस्वीरें लगातार आ रही हैं एक के बाद एक, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से खुशी दिख रही है। मीडिया कर्मियों से मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद अब जीत की बधाई का जो सेहरा इनके सिर बंधा है, उसके बाद गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करते हुए, उनको शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक ने, सभी ने गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद किया है, शुभकामनाएं उनको दी हैं। मिठाइयों से, लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए, मुंह की मिठास बनी रहनी चाहिए और लाजमी भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जीत इस वक्त बीजेपी ने गुजरात में हासिल की है, जिस तरह के रुझान इस वक्त आए हैं, उससे यकीनन एक इतिहास, एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। पीयूष पंत जी, इस तरह की तस्वीरें अक्सर आती हैं जब आप जीतते हैं, खुशियां बांटते हैं अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उस खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि काफी मेहनत की होती है, और उसके बाद जब उसका परिणाम उनके फेवर में आता है तो इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं। निश्चित रूप से देखिए, कल हमने दिल्ली में देखा था आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आगे, और वहां लोगों से नाचते, डांस करते हुए, मिठाइयां बांटते हुए। आज जो यही स्थिति हम गुजरात में का निशान दिखा चुके हैं वो जी। आज गुजरात में जिस तरह से बड़ी एक जीत हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तो उसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खुशी का एक मौका है, खुश होना लाजमी भी है। और हम ये परिदृश्य देखते हैं, जो पार्टी जीतती है उसके यहाँ ये परिदृश्य हमें दिखाई देता है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करते हैं सबका, चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, पार्टी के वो मेहनत करते हैं यही दिन देखने के लिए। तो अगर ये दिन हासिल हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की कोई मौका होता नहीं है, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये लोकतंत्र का भी एक तरह से मैं कहूँगा सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है ये परिणाम आए हैं, तो वहीं पे कहीं न कहीं लोकतंत्र भी जो है आबाद होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल पीयूष जी, यहाँ पर खुशी तो बीजेपी मना रही है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में बाकी अन्य जो सीट्स हैं उनका क्या? बात अगर हम उत्तर प्रदेश की कर लें तो चाहे मैनपुरी की सीट हो, खतौली की सीट हो, हाथ से फिसल चुकी है बीजेपी की। हालांकि काफी कड़ी मशक्कत की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फेवर में कुछ नहीं आया। क्या इसके लिए आप कारण मान रहे हैं? क्या कुछ पूरा आकलन इसको लेकर? देखिए, ये उपचुनाव थे और उपचुनाव थे, उस पे तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है उतना दिया नहीं। इसके पहले के जो उपचुनाव हुए थे खासकर लोकसभा के लिए आजमगढ़ का और रामपुर का, वहाँ वो बहुत प्रेस्टिजियस उपचुनाव थे। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि उपचुनावों में जहां जिसकी सत्ता होती है उसके फेवर में जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग रिजल्ट दिखा। नहीं, देखिए, हाँ ये माना जाता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। पहले भी हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में हमने देखे थे, और हमने खासकर यहीं हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था। देखिए, तीन सीटें जो थी विधानसभा की और लोकसभा की जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी वहां पे उपचुनाव में। तो जब बहुत ज्यादा देखिए नाराजगी होती है सत्ता दल से तो ऐसा होता है, वरना अमूमन जो है सत्ता दल जो होता है वो ये उपचुनाव जीत जाता है, क्योंकि उसके पास मशीनरी भी होती है, उसके पास और भी दूसरे प्रचार करने के माध्यम बेहतर होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, खासकर मैनपुरी की सीट तो ये पता था कि ये जो डिम्पल यादव के पक्ष में ही जाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सीट है। और उसके बाद उनके देहावसान के बाद जो एक जो उनके सपोर्ट में, समर्थन में एक जो लोग पहुंचे थे वो आए थे, और जो वहाँ पे चला, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से लोग जो है वो मुलायम सिंह यादव को सम्मान की नजर से देखते रहे हैं। और एक ये था कि वो जो कैंडिडेट उन्होंने, हालांकि अपनी तरफ से तो शाक्य जो समुदाय है वो यादवों के बाद दूसरा सबसे प्रबल समुदाय है उस इलाके में, उसका ही कैंडिडेट चुना था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो चुनौती दे नहीं पाया, और ये जीत तो तय थी। हाँ, रामपुर की सीट पहले जो है कि आप देखिए लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी हार चुकी थी, लेकिन इस बार जो है आजम खान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अगर आपने देखा होगा कि कार्ड काफी उन्होंने असीम रजा के लिए जी हाँ, और बहुत प्रार्थना करी थी लोगों से, रोते हुए कहा था। तो मुझे लगता है वही जो इमोशनल अपील है, कहीं ना कहीं जो पिछली बार लोगों ने धोखा दिया रामपुर के, वो इस बार लोगों ने वो समर्थन दिया। और ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी मजबूती से ये भी चुनाव लड़ा यहाँ रामपुर का, और ये हरा के जो है कि वहां से ये एक संदेश देना चाहती थी आजम खान को कि जो है कि अब आपका साम्राज्य खत्म है। लेकिन वहां पे उसको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन मुझे आश्चर्य खतौली वाली सीट से, खतौली वाली सीट में ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत भी करी, और वो माना जा रहा था कि कम से कम वो सीट तो उनके खाते में आएगी। और वो विधायक की पत्नी लड़ रही थी वहां से, इसलिए वो भी एक प्लस पॉइंट था। लेकिन मुझे लगता है कि आरएलडी का जो कैंडिडेट वहां पे उतारा गया, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वहां पे, उसका फर्क पड़ा है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। चलिए अश्विनी जी, इसी से आगे आपको सवाल ले लेते हैं। गुजरात में तो चलिए ठीक है, सब खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से बार बार कैंपेन किया जा रहा था और कड़ा मुकाबला वहां पर कहा जा रहा था, बावजूद इसके तीनों सीट हार बैठी है बीजेपी। अभी हार नहीं बैठी है, अभी तो एक सभी जगह के नतीजे आने बाकी हैं। हाँ, एक मैनपुरी में मैनपुरी से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से सर, कितना मार्जिन रखेंगे फिर वहाँ? मार्जिन 5,000 5,500 का एक जगह चल रहा है और 7,000 का एक जगह चल रहा है। और अभी जो है कम से कम 10-10 राउंड की गिनती बाकी है, तो अभी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। मदन भैया देखिए, अभी 9,000 के मार्जिन से आगे चल रहे थे, अभी 7,000 पर आ गए हैं, तो वो घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन मैनपुरी में मैं कहना चाहूंगा, नेताजी के निधन से जो रिक्तता हुई थी, एक सहानुभूति थी डिम्पल जी के लिए, और महिला होने के नाते और नेताजी की सीट होने के नाते उनको सहानुभूति की लहर थी। और अंततः मजबूरी में शिवपाल जी को जो 2022 के आम चुनाव में, यहाँ उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में जो जिस तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ा, उनको अंततः वापस ले आकर ये दिखाना पड़ा कि शिवपाल जी कितने महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी परिवार के लिए। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार से बड़ी खबर, जो कुडनी सीट है वहां पर 13वां राउंड अब खत्म हो गया। देखिए, राउंड दर राउंड जब खत्म हो रहा है तो रुझान के बाद
वो नतीजों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और अब 14वें राउंड में जेडीयू अभी भी आगे बढ़ती हुई अपनी बढ़त कायम रखती हुई नजर आ रही है। तो 1225 वोटों से बताया जा रहा है वहां पर आगे निकलती हुई जेडीयू नजर आ रही है। शुरुआत से हमने देखा राउंड 1 से लगातार लीड बनाए हुए हैं और वो लीड 14वें राउंड तक नजर आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त बिहार की कुंडली सीट से। अब ये सोचिए, गुजरात के अलावा बाकी की अन्य सीटें, बाकी के अन्य स्टेट्स बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। बिहार के कुंडली सीट की हम बात कर रहे हैं, 1225 वोटों से जेडीयू यहां पर लीड बनाई हुई है लगातार। और इस लीड के बाद जब नतीजे आएंगे तो ये मार्जिन कितना और आगे बढ़ेगा वो भी हमें देखना होगा। जी अश्विनी जी, बात आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मेरा अगला सवाल। तो अभी जो है 5000 रामपुर में 5000 से हम पीछे हैं और लगभग जो है 7-7,500 से हम खतौली में पीछे हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा जिस तरह से, देखिए कई बार जो इससे पहले के चुनावों में जो हार हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा कारण माना गया कि एकजुटता नहीं थी, लेकिन चाचा भतीजे सब एक साथ जब मंच पर आए तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। बीजेपी उसको नहीं जो है कास कर पाई फिर पूरी तरह से। नहीं, एकदम वो दिख रहा है मैनपुरी में। देखिए, नेताजी के निधन के बाद जो है उनकी सहानुभूति और शिवपाल सिंह यादव जी का परिवार के साथ आना और डिम्पल जी का प्रत्याशी होना, ये तीनों मिलाकर देखिए वो इस समय जो है काफी आगे चल रही हैं। तो वो तो मिला है उनको, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के अंदर का मामला है। इन लोगों ने किस तरीके से उनको किनारे किया था। एक पत्र जारी किया जाता है कि आप कहीं जा सकते हैं, तो वो सम्मानजनक तरीके से अपमानित भी किया गया शिवपाल सिंह यादव जी को। लेकिन मानना पड़ेगा शिवपाल सिंह यादव जी के की जो निष्ठा थी माननीय नेताजी के प्रति, वो निष्ठा उनके लिए बरकरार रही। भतीजे ने वो सम्मान दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन अंततः जब जरूरत पड़ी तो उनको ये सम्मान देना पड़ा और उसका लाभ मिला उनको। और ये सच है, वो सामने दिख रहा है। तो सच को कैसे झुटलाया जा सकता है पूजा जी? और जनता ने अगर हमको जनादेश नहीं दिया है तो उसका हम सम्मान करेंगे। इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम मैनपुरी में हम अब कह दें कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैनपुरी में माननीय नेताजी के निधन के बाद माननीय नेताजी का सम्मान वहां की जनता ने किया है, चाहे जाति वर्ग और सबके वो टूटे हैं वहां पर। सब लोगों ने, चाहे शाक्य समाज हो, राजपूत समाज हो, यादव समाज हो, सबने उनको वोट दिया है और माननीय नेताजी को भी वोट देते रहते हैं। हो सकता है हमारा प्रत्याशी कमजोर हो सकता है कि हम उस माननीय नेताजी के औरा का सामना नहीं कर पाए हो। अब असली जब अगला चुनाव आएगा 2024 में, फिर असली वहां पर परीक्षा होगी भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। उस समय देखना पड़ेगा कि वो माननीय नेताजी के प्रति सहानुभूति डिम्पल जी का और सब चीजें वहां रहती है या नहीं रहती है। चलिए ठीक है। प्रोफेसर भुवन जी, जो साथ आखिरी मूवमेंट पे दिखा, जो मंच पर एक साथ दिखा, वो अब नतीजों में तब्दील होता हुआ, परिणामों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जो गलती आपने पहले की थी, उस गलती को आपने सही समय पे यहाँ पर ठीक कर लिया, आपको नहीं लगता है अगर ये पहल की होती इससे पहले के चुनावों में तो नतीजे आपके लिए इससे पहले कुछ और ही आए होते? देखिए, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण यीशु जी मैं पाता हूँ देश काल समय परिस्थिति से बहुत कुछ सीखा जाता है। और आप सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या राजनीतिक दल हो, वो निश्चित तौर पे सीखते हैं और जो पुरानी गलतियां होती हैं उनसे आगे बढ़ के पार्टी का सुधार होता है, पार्टी में आगे बढ़ने का काम होता है। और निश्चित तौर पे आज का दिन खुशी मनाने का है। और माननीय नेताजी की जो आत्मा आज देख रही होगी, तो जो मैनपुरी के प्रति उनका जो स्नेह रहा है और मैनपुरी के लोगों ने अपने परिवार के मुखिया होने के कारण, परिवार का सदस्य होने के कारण जो श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करा है, उनको मैनपुरी की महान जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। रामपुर में भी स्थिति अच्छी चल रही है और आप देखेंगे खतौली में भी अच्छी चल रही है। निश्चित तौर पे मैं वहां के आवाम का बहुत धन्यवाद के साथ एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ यीशु जी, जो पुलिस का, मैं मैनपुरी में 15 दिन रहा, जो पुलिस का उत्पीड़न हुआ हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का और हमारे जो प्रमुख लोग थे, तो निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ खड़ी हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। शासन प्रशासन का इतना दुरुपयोग होने के बाद भी फिर जनता ने हमारे साथ, समाजवादियों के साथ खड़े होने का फैसला किया। वो भी इसमें जीत का एक प्रमुख कारण है। चलिए, जीत के प्रमुख कारण अनेक हो सकते हैं।
अगर हारते तो उसके लिए फिर अलग ही मंथन किया जाता। लेकिन जयकरण वर्मा जी, हिमाचल के बाद अब आपको लग रहा है कि गुजरात को लेकर अब मंथन किया जाएगा या फिर अभी खुशी में ही रहेंगे? नहीं, देखिए, खुशी और गम ये सब राजनीति है, चुनाव प्रक्रिया है, ये सब लगा रहेगा। हमें देखिए सोचना है, कांग्रेसियों को ये सोचना है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश में मैं बार बार कहता हूं कि देखिए सत्ता पा लेना, किस तरह से पा लेना, धांधली करके पा लेना, मनमोह करके, या हमारी भावनाओं को लूट करके ले लेना। एक तरफ जहां हमारे पेट में अन्न की व्यवस्था नहीं है, तन पर कपड़े की व्यवस्था नहीं है, हाथ में रोजगार नहीं है, खेती किसानी चौपट है, उसके बावजूद भी एक चीज मैं मानता हूं कि मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। भावनाओं को दुख में भी खुशी माहौल कैसे बनाया जाए, इसका उनके पास एक अच्छी व्यवस्था है। अच्छी भाषण दे लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, तो इसलिए हम बहुत लोग खुशी मनाने के चक्कर में नहीं है। हाँ, हम लोगों के अगर जो दुख है तो दुख मनाएंगे, खुशी है तो खुशी मनाएंगे, और रोजगार नहीं है तो रोजगार दिलाने के लिए सबको पर आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश का विकास, हम भी देश के विकास में बाधा नहीं बनना चाहते। देश के विकास में हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। जनता का साथ मिले ना मिले, जनता का आपको साथ मिले ना मिले, आप नहीं, जनता देखिए, आप जानती हैं कि जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता को बहुत, जैसे जिस प्रकार से गुजरात में 7वीं बार सरकार है सर, 27 सालों से, कब तक गुमराह, कितने साल गुमराह रहता है एक जनता, आम इंसान कितने साल गुमराह रहेगी? नहीं, देखिए, इंसान का एक फितरत है, इंसान की एक सोच है, इंसान के एक सोचने की चलिए चर्चा आपसे करेंगे। एक अपडेट ले लेते हैं। आनंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बताइए जरा, क्या इस वक्त जो रुझान है, रुझानों के बाद क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीर अब तक निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेशों की तीनों सीटों से? हाँ जी, बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की लोकसभा सीट हो या खतौली और रामपुर की विधानसभा सीट, तीनों ही सीटों से फिलहाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मैनपुरी की लोकसभा सीट है, वहां से डिंपल यादव को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। 1 लाख से भी ऊपर वोटों से उनकी बढ़त है, और अब ये लगभग नामुमकिन है कि इसमें कुछ ज्यादा अंतर देखने को मिले, सिवाय लीड बढ़ने के, जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। खतौली में भी एक कंफर्टेबल लीड है समाजवादी पार्टी के पास, करीब 9000 वोटों से मदन भैया जो आरएलडी और सपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। रामपुर में हालांकि कुछ ऊपर नीचे जरूर हो रहा है लगातार स्थिति, लेकिन जो एक लीड है वो सुबह से बनी हुई है समाजवादी पार्टी की। तो आप ये कह सकते हैं कि 3-0 से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, कितना बड़ा झटका आनंद जी इसको समझा जाए बीजेपी के लिए, क्योंकि कोशिशें काफी की गई थी और उसी हिसाब से जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वहां पर मेहनत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की इस तरह की जीत, क्या संदेश? देखिए पूजा, उपचुनाव से पहले जो इक्वेशन था वो 2-1 का था। मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही सीट थी, जबकि खतौली विधानसभा सीट वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से 2022 का चुनाव जीते थे। लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है वो तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो आप ये कह सकती हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर पूरा दमखम लगाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। बावजूद इसके जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं वो एक तरह से सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार सोचना होगा कि आखिर क्या कारण रहा जिसके कारण इस तरह की स्थिति का सामना पार्टी को करना पड़ रहा। चलिए ठीक है, बिल्कुल अपडेट आपसे लेते रहेंगे आनंद जी, लगातार आपसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ रुझानों के बाद जो मार्जिन है वो कितना बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल पर लगातार नजरें हमें बना के रखनी पड़ेंगी इस वक्त, क्योंकि हिमाचल में जबरदस्त टक्कर दिख रही है। 6 सीटों पर कांटे का मुकाबला अब भी जारी है। भटियात में 61, जबकि बिलासपुर में 71 वोटों का महज अंतर। सोचिए, 1000 से 100 पर अब ये आ गया है और 100 से भी कम 61 से 71 वोटों का महज अंतर रह गया है। जबकि झंडूता में 84, मनाली में भी 47 वोटों का फासला नजर आ रहा है। लाहौल स्पीति में 35। अब सोचिए कितना कम मार्जिन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा उलटफेर वहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक कांग्रेस वहां पर लीड बनाई हुई नजर आ रही थी और जो
आंकड़ा चाहिए था बहुमत का, वो वहां पर पाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक ऐसी सीटें बची हुई हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम नजर आ रहा है, फासला बहुत कम है। 6 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर जबरदस्त मुकाबला, कांटे की टक्कर लगातार चल रही है। पीयूष पंत जी क्या कहेंगे इस पर? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है माहौल वहां। देखिए ये रोमांचक हो गया है पूरी तरीके से, और ये देखिए खासियत रही है हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, वहां पे बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वहां जो है नेक टू नेक, ये इस बार भी उम्मीद थी कि नेक टू नेक ये मुकाबला रहेगा बिल्कुल, और किसी की तरफ जो है कि वो परिणाम जा सकता है, और वही हम देख रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से ये इसकी धड़कनें तो कांग्रेस की निश्चित रूप से बढ़ गई होंगी कि वो कहीं आश्वस्त होने की एक स्थिति में आ रहे थे कि चलो 5-6 सीटें हमारे पास ज्यादा होने की संभावना है। तो अब ये देख के थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें कौन कौन बढ़त ले लेता है अंत में। तो कांग्रेस निश्चित रूप से जो है, जो सत्ता के करीब पहुंचना चाहता है या जाने की ओर अग्रसर होता है, उसको जब इस तरह की चीज दिखाई देती है तो एक खटका लगता है उसको। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद पैदा हो गई कि शायद इनमें अगर हमारा कैंडिडेट आगे निकल जाएगा तो निश्चित रूप से उनको बढ़त मिल जाएगी और वो जो है सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। तो बड़ा ही रोमांचक है, बड़ा ही जो है कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक जो है कि धड़कन बढ़ा देने वाला मोमेंट मैं इसको कहूंगा। बिल्कुल, और धड़कनों के बढ़ने के साथ साथ ढोल नगाड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जोश और उत्साह आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा त्योहार जब इस तरह की खुशी लोग मनाते हैं। ना दिवाली ना कोई होली, लेकिन जिस तरह के नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह दिखता है, ये अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्साह मनाते ये लोग, आम जनता, कार्यकर्ता, समर्थक, जो भी इनको नाम दे लीजिए, कैसे ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही है यहाँ पर, और बता रहे हैं कि जिस तरह की मेहनत की थी, उस मेहनत के बाद जब परिणाम आपके फेवर में आ जाता है, जब उसका रिजल्ट आ जाता है, तो इस तरह की खुशियां मनाते हुए ये समर्थक जनता नजर आती है। पीयूष जी, हिमाचल प्रदेश की अभी आपने बात की और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला, लेकिन जरा निर्दलियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है उनके द्वारा भी? इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए भूया जी, निश्चित रूप से देखिए जहां पे इस तरह के मुकाबला होता है और परिणाम जो है बहुत मतलब बड़ी संख्या में जो है कि वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता, या जो जीत मिलती है वो कहीं ना कहीं जो है कि एक मार्जिन के स्तर पे होती है, 2 या 3 सीटों का अंतर होता है। वहां पे निश्चित रूप से वो पार्टी कोशिश करती है कि जो अगर कोई इंडिपेंडेंट जीतते आए हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल में तो रेबल्स भी थे काफी, और उस हिसाब से अगर ये जो दूसरे दिखा रहे हैं, अदर्स जो दिखा रहे हैं, उनमें अगर कोई रेबल भी है तो निश्चित रूप से अगर भाजपा का है तो उसको वापस लाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस का है तो वो लाने की कोशिश करेगी। अदरवाइज ऑल्सो जो है कि हमने ये देखा है लगातार कि इसमें से इंडिपेंडेंट को अपने पक्ष में लाने की कोशिश बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है, 2 सीटों पर जीत बीजेपी को मिल चुकी है गुजरात में। देखिए रुझानों के बाद अब जैसे जैसे सीटों के हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं अब कि 2 सीटों का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से आ चुका है, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं गुजरात इलेक्शन से जुड़ी हुई, जहां पर 2 सीटों के रुझान के बाद उसका नतीजा आ गया है, और वो नतीजा ये बता रहा है कि वो दोनों ही सीटें बीजेपी के फेवर में हैं, बीजेपी जीत चुकी है उनको। पीयूष जी, निर्दलियों की भूमिका की बात हम कर रहे थे, अहम भूमिका निभा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां से बहुत सारे ऐसे थे जो नाराज होकर या रिबल होकर वहां से गए थे, तो उनको मनाना और भी आसान हो सकता है। देखिए हाँ, हमने देखा हिमाचल में, खासकर देखा जब हमने देखा कि एक वीडियो एक चला था जिसमें प्रधानमंत्री जी फोन कर रहे हैं एक जो रेबल नेता थे भाजपा के, और उनसे कह रहे थे कि आप बैठ जाओ, तो वो और एक बड़ी संख्या में संकट पैदा हो गया था रेबल्स के द्वारा। कांग्रेस में भी ये हालत थी, कांग्रेस में भी लगभग 11 जो है कि वो रेबल्स थे, और यहाँ पे भाजपा के कम से कम जो है 20-21 रेबल्स थे मैदान पे। तो वो निश्चित रूप से एक संकट था, और उस संकट अभी देखना ये कि कितने लोग उस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो रेबल्स कहीं न कहीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको अपनी पार्टी अपने अपने पक्ष में लाने की, अपने पार्टी में वापस लाने के लिए प्रयास करेंगी, भले चाहे उसको एक कोई पद देने का लालच दें या उनको किसी और तरीके से जो खुश करने का लालच दें।
तो वो ये कोशिश होगी, लेकिन डिपेंड करता है कितने जो है तक का जो रोड शो था। और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखे जहां जहां भी गुजराती है, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां जहां अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। पूरा चल रहे, आप सुन रहे थे रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जीत चुकी हैं वो, और जीत के बाद खुशी इजहार करती हुई, शुभकामनाएं देती हुई। इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी, जो प्रत्याशी जीतते चले जाएंगे उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन इस वक्त जो है मुश्किलें जयकरण जी कांग्रेस के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। वहां पर भी क्या रणनीतियां तय करनी शुरू कर दी हैं, देर ना हो जाए कहीं। आवाज मिल पा रही है आपको जी? जनता का मतदान है और जनता का जो भी आदेश निर्देश है उसको सबको मानना पड़ता है। हम भी मानेंगे, लोग भी मान रहे हैं। जीत हार अपनी जगह है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हिमाचल में तो आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं ना सर, हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं हिमाचल की ही बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन कुछ लोग ये भी वहाँ चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल जीतने के बाद भी वो सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाने देना चाहती। ऐसा टीवी चैनलों पर चल रहा है, ऐसे लोगों के बयान आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये विधायक को खरीद लेंगे, उनको ये लगता है कि जीते हुए लोगों को ये हरवा सकते हैं, उनको ये लगता है कि हम सारा कुछ अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो जहाँ जिस देश में ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी हो, ऐसा लोकतंत्र डरा हुआ लोकतंत्र बन चुका हो, चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका हो, तो उस देश में कुछ कहने को क्या बन रह गया है सिर्फ सड़कों पर आने के लिए। जयकरण जी, आप ऐसे सरेंडर नहीं कर सकते ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है, तो उसके लिए कोशिशें तो आपको करनी पड़ेंगी। कोशिशें हमारी जारी है। मैं कह रहा हूँ कि जयकरण वर्मा ही नहीं, कांग्रेस का कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता सरेंडर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही बादशाह के खिलाफ, सामने तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं। हम उनके जुर्म जात को सह करके रोड पर आंदोलन करेंगे, उनकी बात को उजागर करने वाले लोग, हम डरने वाले लोग नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर ऐसी सोच हो तो उसमें क्या किया जा सकता है, कौन सा बयान दिया जा सकता है, कौन से खुशी और कौन सा दुख मनाया जा सकता है, मैं ये आपसे कहना चाहता था। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब लग रहा है कि कांग्रेस एक्टिव मोड में कम से कम हिमाचल में तो नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या होगा हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में तो लगभग तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त सभी की नजर हिमाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। एपीएन भी आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है, कहां पर कितना मार्जिन चल रहा है, कौन सी सीट से कौन आगे और पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।